अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आवाज़ का भारीपन बता रहा है आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है। जी है, ऐसे ही ज़रा मास्क पहन लीजिए आप। मैं मास्क पहन लूँ? अच्छा, अभी वो फासला है, वो जो डिस्टेंस हमने कोरोना के दिनों में देखा, अभी तो वो बरकरार है। लेकिन आपने ईद की काफ़ी लंबी छुट्टियाँ एंजॉय की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों ने इस दौरान वो रेशमा मरहुमा का गाना सुनना शुरू कर दिया था, लंबी जुदाई। अच्छा, लोगों को लगा के कि शायद आप ईद की छुट्टियां ज्यादा लंबी मना लेंगे, लंबी छुट्टी चलेगी। हाँ, वो कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं फारग हो जाऊं, है ना? ऐसे ही है ना? शो से रुखसत ले लें, ऐसे कुछ ऐसी कोशिशें थी। अभी तो खैर काम जारी है, फिर आगे देखते चले क्या होता है। हाँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस दौरान ईद का हमारा जो ईद से पहले लास्ट शो था, आपने ईद की मुबारकबाद दी सारे अपने व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को। तो उसके बाद से लेकर अब तक पुलों के नीचे से काफ़ी पानी गुजर चुका है। बड़ी बड़ी खबरें आई, जिसमें से जो एक बड़ी खबर थी वो सऊदी हाई लेवल डेलीगेशन का विजिट था पाकिस्तान का। वो कैसा रहा ये तो आने वाले दिन बताएंगे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े दावे हुकूमत कर रही है, और SIFC के भी ज़ाहिर है उसमें कोशिशें भरपूर शामिल हैं। लेकिन मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जो कि बड़े मुतहरिक रहनुमा हैं और हार्ड लाइनर समझे जाते हैं, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको ये हुकूमत समझ रही है कि वो बैरूनी सरमायाकारी में रखना डालने के मुतरादिफ है और ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। उन्होंने एक शो में कह दिया कि रजीम चेंज में हमारे उस बरादर इस्लामी मुल्क का भी किरदार था। एंड लेटर ऑन PTI ने ख़ुद को डिस्टेंस कर लिया। उन्होंने खुद कह दिया अपने ट्विटर पे कि भाई ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी पेशी के मौके पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहा कि माहौल ऐसा नहीं है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट आ सके। सवाल यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने वो, जैसे आप ऐसे करके कहते हैं ना, वापसी का रास्ता लिया, ये इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल था, और पार्टी वाकई उनको ओन नहीं करती? आयशा, ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि PTI के अंदर कुछ लोग हैं जो चौके छक्के मार रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सिंगल्स ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम आउट ना हो, दूसरे लोग हैं कहते हैं आउट करके तो देखो जी। नून लीग के अंदर भी कुछ इस किस्म की अभी कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ लोग चौके छक्के मार रहे हैं, और कुछ लोग इस्लामाबाद में उनको कह रहे हैं हाथ हौली रखो, सिंगल्स लो, रनिंग की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ टर्न ना काम करें। तो इसके ऊपर तबसरा करना ज़रूरी हो गया जी। अच्छा, अब मैं एक डिबेट देख रहा था एक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे, अच्छा, जिसमें कुछ PTI के रहनुमा सीनियर वो बेसिकली कह रहे थे कि मरवत जो है ये खान साहब की लाइन नहीं ले रहा, ये अपना ही ड्रामा कर रहा है। और ये कह रहे थे कि शायद तो ये इम्प्लांट है, इसको इन्फिल्ट्रेट किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि जी ये देखिए ये किस किस्म की गैर जिम्मेदार बातें कर रहे हैं, और ये जान के ये किया जा रहा है हमें बदनाम करने के लिए। अच्छा, इसी तरीके के साथ चीफ मिनिस्टर साहब जो KP के हैं जी, उनके बारे में भी ऐसी बातें चलती रही हैं कि वो भी चौके छक्के मारते रहे हैं, और लोग कहते रहे नहीं 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 ये इमरान खान की सोच नहीं है, ये इनकी ज़ाती शो, वो कुछ कह के तो फिर पीछे हट जाते थे। अब मरवत साहब भी यही कर रहे हैं कि जी नहीं नहीं ये तो मेरी ज़ाती, मगर बड़ी तनकीद आ रही है पार्टी के अंदर से कि आप गैर ज़िम्मेदार किस्म की बातें कर रहे हैं और यू विल गेट अस इनटू ट्रबल। अच्छा, अब मेरा मौक़िफ़ फ़र्क है इसमें। अच्छा, मैं नहीं समझता कि मरवत साहब जो हैं वो कोई मैवरिक हैं या लोनर हैं या आउट ऑफ स्टेप अपना ड्रामा कर रहे हैं कोई। मैं समझता हूँ ये सारी गलत बात है। मरवत साहब एक लॉयलिस्ट हैं इमरान खान के, और मरवत साहब वही काम कर रहे हैं आज जो फवाद चौधरी करता था जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था इमरान खान का, कि बढ़ बढ़ के चौके छक्के लगाते थे। तो मैंने एक दफ़ा फवाद चौधरी को पूछा, मैंने कहा यार ये तुम इतने झूठ क्यों बोलते हो, चौके छक्के मारते रहते हो, तुम्हें कोई एहसास नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगे खान साहब को बड़ी पसंद है ये बात, तो मैं तो उनके करीब रहना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये करता हूँ। अच्छा। तो अब बात यह है कि कुछ लोग हैं PTI के अंदर जो खान साहब को समझते हैं, उनकी सोच को भी समझते हैं। उन्हें पता है कि ऐसी बातें जब मैं करूँगा तो खान साहब को बात पसंद आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौके छक्के तो खान साहब खुद मारते हैं। और खान साहब ने आज तक माफ़ी तो मांगी नहीं कभी, ये तो नहीं कहा ये मेरी ज़ाती व्यू है, खान साहब की व्यू इज़ द पार्टी व्यू। तो मैं ये समझता हूँ कि मरवत साहब सोच समझ के ये बातें करते हैं, और उन्हें ग्रीन लाइट मिली हुई है खान साहब से। वो बिल्कुल गैर ज़िम्मेदार शख्स नहीं है, वो एक सियासी शख्स है, और वो सियासत वही खेलता है जो इमरान खान की तरफ से इशारा उनको मिलता है।
कुछ लोग कहते हैं नहीं खान साहब तो उसके ज़रा मुलाकात नहीं है, दूर है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, मरवत को पता नहीं है खान साहब की सोच क्या है। अब दूर करना चाह रहे हैं खान साहब को भी और अपने आप को भी इनकी सोच से, मगर मैं समझता हूँ ये सही बात नहीं है। क्यों? अब मैं आपको एविडेंस प्रोवाइड करता हूँ। कैसे? ये कहते हैं जी ये सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ जो बयान दिया है कि सऊदी किंग और सऊदी रेजीम ये भी रेजीम चेंज का हिस्सा थे। अमेरिका के कहने पे इन्होंने ऐसे किया। रेजीम चेंज क्या होती है? एक ओपिनियन इजहार किया जाता है ना। अमेरिका ने भी एक ओपिनियन इजहार किया था उस वक्त कि ये रूस क्यों चले गए, तो नाराज़गी का इजहार तो किया था ना। ये तो वाजे हो गया ना साइफर से कि नाराज़ तो थे वो क्या रेजीम चेंज उन्होंने करवाई या ना करवाई बात की बात है, नाराज़ तो थे खान साहब से। मैंने 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब खान साहब सऊदी अरेबिया गए थे और उसके बाद अमेरिका गए थे एक यूनाइटेड नेशंस अटेंड करने, जनरल असेंबली सेशन, तो रास्ते में MBS को मिलते गए थे और उसके बाद MBS ने इनको अपना जहाज़ दे दिया था फिर वापस। और ये वहाँ गए, इन्होंने वहाँ जाके कुछ ऐसी जहाज़ के अंदर कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि रिकॉर्ड हो गई और वो किंग को या प्रिंस को वो सुना दी गई, जिसमें इन्होंने बड़ा लो ओपिनियन रखा था MBS का। उसके बाद इन्होंने वहाँ जाके जो पेशनगोइयाँ की और जो कार्रवाई की कि जी मलेशिया और तुर्की के साथ मिलके एक अनदर इस्लामिक ब्लॉक बनाना है। अब मीडिया वो भी बात नहीं सऊदी अरेबिया को पसंद आई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रोल अदा करने के लिए MBS ने कहा कि जी बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। MBS ने बिल्कुल इनको नहीं कहा था कि प्ले रोल, वो इनकी हैसियत ही नहीं समझते थे कि ये कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो नाराज़गी तो थी, अच्छा, इसमें कोई शक ही नहीं है। यहाँ तक कि जब MBS को ये बात पता चली और उस वक़्त मेरी एक सोर्स थी बड़ी क्रस चिड़िया, एक सऊदी चिड़िया, जिसने मुझे ये खबर दी और मैं लंदन में था और मैंने अपने प्रोग्राम में तुम्हारे साथ ही ये बात कही कि ये खान साहब के साथ बड़ी नाराज़गी हो गई है और खान साहब ने कुछ बातें बड़ी लूज टॉक की है जहाज़ के अंदर भी और वहाँ जाके भी इन्होंने जो हरकतें की हैं, एंड द सऊदी मोनार्क इज़ वेरी एंग्री विद हिम। यहाँ तक कि जब ये सऊदी मोनार्क के जहाज़ में वापसी इन्होंने इख्तियार की, रास्ता किया तो वो 2 घंटे के बाद जहाज़ के पायलट ने कहा कि जी मेरा तो जहाज़ ख़राब हो गया, हम वापस जा रहे हैं। तो एक्चुअली जहाज़ ख़राब अब नहीं हुआ था और उनको उतारना था, ऑर्डर आ गया था कि निकालो इसको। और मैंने ये गैर मामूली था ये मैंने कह दिया। अच्छा, जब मैंने ये कहा तो उस वक्त फॉरेन ऑफिस हमारा बहुत परेशान हो गया कि ये क्या बात कह दी और उनकी तरफ से एक बयान भी आया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर जाहिर है तकलीफ तो हुई जब मैंने ये खबर दी। खबर 100% करेक्ट थी और वो बाद में तस्दीक हुई। तो सऊदीज अपसेट विद हिम और ये बैकग्राउंड इसकी ये भी है कि जब खान साहब नए प्राइम मिनिस्टर बने तो जनरल बाजवा ने ये खुद कहा है कि जनरल बाजवा ने और DG ISI उस वक्त के जो थे उन्होंने कहा जाके खान साहब को कि सबसे पहले आपको इमीडिएटली आफ्टर बीइंग स्वर्न इन एक ट्रेडिशन है कि नया प्राइम मिनिस्टर सीधा सऊदी अरेबिया जाता है, वहाँ उम्रा करता है और उस सऊदी मोनार्क के साथ सलाम दुआ लेता है, उसके बाद वो वापस आता है और फिर चाइना जाता है। ये हमेशा एक ट्रेडिशन रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर बनता है वो पहले सऊदी अरेबिया जाता है, उसके बाद इधर जाता है। तो खान साहब ने उस वक्त इनकार कर दिया जाने से और जनरल बाजवा ने ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई थी सऊदीज़ को कि अगले ये इस दिन ये ओथ टेकिंग है, उसके 3 दिन के बाद हम आ रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर को ला रहा हूँ। असल में और खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया। उसका रीज़न भी दिया गया कि शायद बुशरा बीबी ने कुछ वक्त मुतय्यन किया था कि आपने नहीं जाना है। अच्छा, खान साहब ने तो ये नहीं कहा ना, खान नहीं, ये नहीं कहा, लेकिन बाद में ये बात निकली कि खान साहब को ये कहा गया था कि 3 महीने के लिए आपने कहीं नहीं जाना। मगर सऊदीज़ तो बड़े अपसेट हो गए और फिर बाजवा साहब को खुद जाना पड़ा वहाँ अकेला और जाके एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी और कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया वो। तो सऊदीज़ भूले नहीं ये बात, वो बात चल रही थी और फिर इमरान खान ने जाके वहाँ ये हरकतें की, तो जिसकी वजह से सऊदी मोनार्क जो था उसने तो बेसिकली खान साहब को राइट ऑफ किया हुआ था। ये नहीं कि उन्होंने रिजीम चेंज की, पर राइट ऑफ किया हुआ था। तो ये मरवत साहब का ये जो कहना कि जी वो उन्होंने रिजीम चेंज का हिस्सा नहीं थे, बट दे वर एंग्री विद इमरान खान। और इसीलिए ड्यूरिंग इमरान खान टर्म उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया और अभी तक वो इंतज़ार कर रहे थे कि एक स्टेबल हुकूमत आए जिसके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हों तो फिर वी विल इन्वेस्ट।
और इसीलिए जनरल आसिम मुनीर को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और गए वहाँ और जाके सऊदीज़ को सही लाइन पे लेके आए हैं। और ये जो SIFC बनाई है, इसके साथ भी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है। सऊदी जो डेलीगेशन का हेड है, उन्होंने अभी बयान दिया है, आज वो छपा है कि जी हम बड़े मुतमईन हैं कि हमारी बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग हुई है। तो मैं कह रहा हूँ मरवत साहब गलत बात नहीं की उन्होंने। मरवत साहब ने एक नब्ज़ के ऊपर हाथ यानी लूज कैनन नहीं है वो, ये नपी तुली बात है, लाइन एंड लेंथ जो है वो वही मैच करी है यू से, और अलाइनमेंट है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि खान साहब ने आज नहीं कल नहीं हमेशा ये नहीं देखा कि कौन स्टेट गेस्ट आया हुआ है या नहीं आया हुआ, पार्लियामेंट को अटेंड करना है या नहीं करना, एड मिल रही है या नहीं मिल रही। उन्होंने अगर वो PTI IMF को जाके कह सकती है कि पाकिस्तान भाड़ में जाए मगर आपने एड नहीं देनी इस गवर्नमेंट को, यही इसका मतलब यही था ना कि डिफॉल्ट हो जाए, साडू की मरो जाके। तो ये PTI की अप्रोच थी और ये इसकी सैंक्शन थी, इसके पीछे खान साहब की सैंक्शन है। खान याद रहे कि खान साहब ने एक स्टेज पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुखालफत की थी IMF प्रोग्राम की। जब ये शुरू में आए तो असद उमर साहब ने कहा हमने नहीं जाना IMF के पास। एक साल तो ये ड्रामा ऐसे रहे कि जी हमने जाना ही नहीं, जाना नहीं मांगेंगे, हम भीख नहीं मांग, ये ड्रामे किए। फिर जब देखा कि इसके बाद चारा नहीं है तो यू टर्न ली और असद उमर साहब की छुट्टी हो गई, एक और साहब आ गए, उन्होंने कहा हम जाते हैं IMF। फिर वहाँ भी मसला बन गया, फिर उनकी छुट्टी हो गई, फिर शौकत तरीन साहब आ गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, सारे ड्रामे होते रहे और फिर कोशिश की कि इसको डिरेल किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मरवत साहब और चीफ मिनिस्टर साहब ये बिल्कुल इमरान खान के साथी हैं, उनके लॉयलिस्ट हैं, उनकी जो वो इशारा करते हैं उस किस्म की ये बयान देते हैं। खान साहब की जो बयानियाँ है वो अग्रेशन है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। ही डजंट केयर अमेरिका क्या सोचता है या सऊदी अरेबिया क्या सोचता है या कोई और सोचता है। वो क्या सोचता है, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी, अपना वोटर, खान साहब का वोटर एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमेरिका, एंटी सऊदी अरेबिया, वो भीख मांगने जाते हैं, हम ना जाएं। तो ये वो वोटर है और ये नौजवान वोटर है। इस वोटर ने देखा है कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया ये किस किस्म का रोल इंटरनेशनल अफेयर्स में ये प्ले करते रहे हैं। सऊदी अरेबिया तो अभी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने जा रहा था और ये सारा मुल्क जो है ये इसराइल के ख़िलाफ़ है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बातें खान साहब जो करते हैं ये दिलों की बातें हैं, आपकी आवाम की और उनकी सपोर्ट बेस की। वो सारे सपोर्ट करते हैं इन बातों को। इसलिए जब मरवत ये बात करता है या कोई और बात करता है तो उसको खान साहब का जो वोटर है, खान साहब का सपोर्टर है, वो उसको कहता है बाय करता है। और ये हमारे जो दूसरे लीडर्स हैं, टाई पहन के, काला कोट पहन के, कोई इधर आता है कोई उधर जाता है, ये बेचारे सोचते हैं यार ये तो ठीक नहीं है, इनकी वो फ़लसफ़ा नहीं है जो खान साहब का फ़लसफ़ा है। ये मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हैं। ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके वापस पावर में आओ। खान साहब का ये फैसला है कि इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बात नहीं हो सकती और ही कोई रास्ता निकालेंगे हम से। हाँ, तो ये सारा वही सिलसिला है। ये बिल्कुल मैवरिक नहीं है, ये पागल नहीं है, ये सारी सोची समझी एक पूरी पॉलिसी के तहत ये सब कुछ होता है। एंड मैं समझता हूँ कि ये इसके पीछे खान साहब का खुद अपना माइंडसेट है और ये उनके माउथ पीस हैं। Yes. बट क्या इससे इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगी? नहीं, इन्वेस्टमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पैगाम गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो ये गया कि खान साहब की कोई वापसी नहीं है। अच्छा। हम ही हैं, जब हम हैं तो क्या गम है। और सारे सिग्नल्स यही जा रहे हैं और सबसे बड़ा सिग्नल यही है कि IMF आ गई है। अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है, IMF अमेरिकन सपोर्ट के बगैर ना आती वापस। तो ये जो सिग्नल्स है स्टॉक मार्केट इनको देखती है, वो मरवत की बातों को और खान की बातों को नहीं देखती, क्योंकि उनकी वजह से ही तो मरे गए थे हम जी। तो अब जो उसके बरक्स हो रहा है, जिसकी वजह से इकॉनमी फिर अपनी एक रेल पट्टी पे वो आनी शुरू हो गई है और अब इन्फ्लेशन रेट भी गिर गया फ्रॉम 40 to 25% और अब ग्रोथ की बातें भी शुरू हो गई हैं। हाँ। पहले था कि जी 0%, 1%, अब 2% पे आ गए हम। तो ये इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इट मेक्स नो डिफरेंस टू द फॉरेन इन्वेस्टर। वो चाहेगा कि जितनी स्टेबिलिटी हो, वो ना जमहूरियत का सोचता है वो, ना इलेक्शन का वो सोचता है। वो कहता है हमें पॉलिसी दे, 5 साल के लिए पॉलिसी ना चेंज हो। पॉलिसी उस सूरत में नहीं चेंज होगी जब तक हुकूमत नहीं चेंज होगी। इसी हाइब्रिड प्लस को चलाएं आप, और अगर सख्ती करनी है तो करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें स्टेबल इकॉनमी चाहिए, स्टेबल पॉलिसीज़ चाहिए, एंड वी वांट द इकॉनमी टू ग्रो। तो इसलिए ये जो सऊदीज़ आए हैं
ये बड़े गौर से देख रहे हैं सारी चीज़ें, उनको एश्योरेंसेस दिए गए हैं। अब आप खुद ही समझ लें किसने एश्योरेंसेस दिए हैं कि जब हम हैं तो कोई गम नहीं है, और हम कहीं नहीं जा रहे, और खान कहीं नहीं आ रहा। कहीं नहीं आ रहा, वापस नहीं आ रहा। अच्छा, जब इमरान खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए थे, रिजीम चेंज में का मुर्तकिब उन्हें ठहराया था, तो तब अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुतासिर हुए थे। और अब ये जो बातें हो रही हैं, आप कह रहे हैं स्टेट टू स्टेट कोई ताल्लुकात में ख़राबी का इम्कान नहीं है। डू यू थिंक कि उधर इसको महसूस नहीं किया जाएगा? ठीक है, ओके। इमरान खान साहब के दौर में MBS का विज़िट एक हुआ आया, बहुत अच्छे कॉर्डली वो विज़िट था एक, जिसमें इमरान खान साहब ने उनकी गाड़ी ड्राइव की थी, आपको याद होगा। और फिर MBS ने कहा था कि मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझे। PTI का इस मौके पर ख़ुद को डिस्टेंस कर लेना क्या जाहिर करता है? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़ी से बचने के लिए ऐसा करना चाहते हैं? ये जो PTI है ना, इसके अंदर बेसिकली दो स्ट्रीम्स हैं, दो दरिया चल रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कि बात करते हैं मगर मार खाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो हैं वो लोग थोड़े खाते पीते लोग। फिर वो लोग हैं जो कि बेसिकली PTI का कोर एजेंडा है। ये वो लोग हैं 9 मई वाले लोग। तो ये चीज़ें चलती हैं पार्टी के अंदर। अभी जो इन्फ्लक्स हुआ है, जो ये काले कोट आ गए, काले कोट में से एक भी इनकलाबी नहीं है, एक भी ओरिजिनल PTI का फ्रंट लाइनर नहीं है। अच्छा। बहुत से इनमें से वो लोग हैं जो कि खान साहब को कहेंगे कि थोड़ी नरमी दिखाओ, रास्ता निकालो, क्योंकि ये सियासत होती है, आपने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नेचुरल होता है एक पार्टी के अंदर, स्पेशली वो पार्टी जिसका लीडर जेल में हो। ठीक है, ठीक है, चलें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो चल रहा है, लेकिन मुल्की मफादात हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होने चाहिए। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कब समझ आएगी? ये सवाल अपनी जगह छोड़े जाते हैं और आप वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, आपका एक पेट जुमला है, जब हम हैं तो क्या गम है, जैसे आपने अभी कहा। तो इस वक्त इस सिचुएशन में तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि जब हम हैं तो क्या गम है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये नहीं कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तो कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन जो कह रहे हैं वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं और जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब तो 90 करोड़ तक चले गए हैं कि उसमें इलेक्शन के सौदे किए गए हैं, शेखुपुरा में सीटें जीती गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब मोहसिन नकवी साहब को टारगेट करें, और आपको पता है मोहसिन नकवी साहब को टारगेट करना, किससे टारगेट करना है। फिर उस पर तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये दोनों ना पार्टी के अंदर रह के इख्तलाफ करें, मीडिया में ना करें। लेकिन पार्टी के अंदर फिर इन्हें शोकाज होना चाहिए, इनसे पूछे जाना चाहिए कि आप ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है। कुछ अंदर की बातें हो जाएं आज। बिल्कुल हो जाए। देखिए, जब मियाँ साहब वापस आए तो ज़ाहिर है उनका ये ख्याल था कि अब मैं वापस आ रहा हूँ, आई लीड द पार्टी, इलेक्शन होने जा रहे हैं और केसेस जो है मैं इंडिपेंडेंटली इसको लड़ूंगा और आई गेट रिड ऑफ देम। और एक सिंपैथेटिक गवर्नमेंट भी थी उससे पहले, और उसके बाद एक केयरटेकर गवर्नमेंट भी सिंपैथेटिक थी, तथा केयरटेकर गवर्नमेंट PTI के खिलाफ है। अच्छा, तो इन हालात में वो वापस आए, उम्मीद थी उनकी कि, और उनको ये उम्मीद दिलाई भी गई थी कि आप मेजॉरिटी जीत सकते हैं। यहाँ तक आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ कि एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर कुछ अहम रियासत के अदारों के लोग भी थे और नून लीग के भी कुछ रहनुमा थे इलेक्शन से पहले। उसमें ये कहा गया था कि 90 सीटें तो पक्की हैं और उसके ऊपर शायद कोई 15 सीटें और भी मिल सकती हैं जो ऐसे हैं। 90 सीटें पक्की हैं और ऊपर भी 15, मतलब मेजॉरिटी मिल जाएगी आपको। हाँ, ये खबरें बहुत चली। नहीं, ये मैं अब आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसी मीटिंग हुई थी। अच्छा, ये यकीन दिलाया गया था। हाँ, मैंने अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि स्पेकुलेशन नहीं है, फेक न्यूज़ नहीं है। ओके ओके। तो उससे ये भी फिर तासुर पैदा हुआ कि सीटें जीत रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको याद होगा उससे पहले कुछ मियाँ साहब की तरफ से कोई बयान भी ऐसा आया था कि हम जीत रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कुछ लोगों ने कहा जीत, अभी तो इलेक्शन रिजल्ट आए, कोई पहले अनाउंस कर दिए। मगर फिर जब रिजल्ट आए तो पता चला कि वो जो असेसमेंट थी वो गलत थी, वो गलत निकली ना। बिल्कुल, उल्टा ही हो गया, कुछ और ही हो गया, कुछ और ही हो गया। सोचा क्या था। और वो जो कुछ हुआ वो सबको पता है अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो जावेद लतीफ़ साहब क्या बता रहे हैं, सबको पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब ये है कि
कुछ लोगों को वोट मिल गए, कुछ लोगों को नहीं मिले। जिन लोगों को मिले, जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोग हैं, वो कहते हैं उन्होंने पैसा भी लगाया है और फिर थोड़ी मदद भी हुई उनकी। तो ये चीज़ें चल रही हैं नून लीग के अंदर। फिर आपको याद होगा कि एक बयान शहबाज शरीफ साहब ने दिया था। उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या आप बनेंगे, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अगर तो मेजॉरिटी मिल गई तो नवाज शरीफ साहब बनेंगे, और अगर ना मिली तो फिर देखेंगे, मुशावरत से फैसला करेंगे। तो उनको शायद उस वक्त एहसास था या दिलाया गया था कि मेजॉरिटी मिल सकती है, इसलिए नवाज शरीफ साहब भी मुतमईन थे कि शायद हो जाएगा। मगर वो बात कुछ और निकली। जब वो बात और निकली तो फिर जाहिर है वो नवाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते थे। उस वक्त फिर एक डिस्कशन हुई, ये भी आज आपको एक खबर मैं दे रहा हूँ आपको। क्या इंफॉर्मेशन? क्या कि जी इस सूरत में क्या हमें हुकूमत इस्लामाबाद में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वीक गवर्नमेंट लेनी चाहिए या नहीं? अच्छा, फिर तो नवाज शरीफ साहब तो हो गए, वो तो उनका तो अब कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो खुद तो नहीं बन रहे थे, अब शहबाज शरीफ साहब ने बनना था। उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई कि आगे पीडीएम की हुकूमत में हमारा बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि हमने IMF एजेंडा किया और जिसके साथ आवाम नाराज़ हो गई। खान साहब का अपना वोट तो ठीक है, मगर हमारा वोट भी बड़ा हमारे से नाराज़ है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। ठीक, तो वहाँ डिस्कशन में एक जो रुख बन रहा था वो यही बन रहा था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ, हम पीपल्स पार्टी को कहें कि आप हुकूमत ले लें, हम बाहर बैठ के आपको सपोर्ट करते हैं, इशू टू इशू। ये डिस्कशन हुई। फिर मगर वो जो डिस्कशन के बाद जो प्रेशर आया कि नहीं आपने लेनी है, कहाँ? अच्छा, ठीक है, ओके। बस अब यार कुछ तो समझो ना। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कि नहीं समझ गई। आपने लेनी है, बड़ी मेहनत से सब कुछ हुआ, आप हुकूमत ले ले। तो फिर ना नहीं की जा सकती थी, जाहिर है। तो वो फिर हुकूमत लेनी पड़ गई। और तैयार भी तो थे हुकूमत लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब। वो खैर हमेशा ही तैयार थे, मगर उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि शायद हमें नहीं लेनी चाहिए। एक आध शख्स था, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसने कहा था कि हम यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, जो कुछ हमने किया तो अब रह के गया, लेट्स गेट ऑन, ले लेते हैं हुकूमत। अब वो हुकूमत में है? नहीं, रहने दो ना यार, तुम भी तो बड़ी ख़राब हो। मेरी चिड़िया को तो ना एक्सपोज करो यार। अच्छा नहीं, मैं वैसे ही, मतलब बहुत से लोग हुकूमत में, आप कह दे वो हुकूमत नहीं, में मैं है नहीं तो। कुछ कहूँगा। अच्छा, तो क्या हुआ, तो फिर यही फैसला हुआ, कौड़ा कुट करो, जिन्होंने पंजाबी कहते कौड़ा कुट करो, जहर ले लो, तो चलो फिर बैठिए, बिकॉज नो चॉइस। वो हमें कहा जा रहा है कि करो, चलो ना कुछ किया थोड़े वास्ते, चलो करो। तो खैर ये चले गए। मगर वो जो सेंटिमेंट है ना, जिसकी तरफ मैं अब आ रहा हूँ, कि वो जो सोच थी कि असी कितने फंस गए, हाँ, चंगे फंसे हैं, उजड़े हैं ना वसे हैं। तो जेड़े लोग बाहर बैठे ने, क्योंकि वो इलेक्ट नहीं हुए या इलेक्ट नहीं करवाया गया या जो भी हुआ उनके साथ, वो तो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं ना। वो तो पहले दिन से कह रहे थे मत लो, हाँ, वो तो पहले दिन से कह रहे थे हुकूमत लेने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या खटेंगे, क्या करेंगे, हमने तो वही और काम करने हैं जो पीडीएम करता रहा है, तो गाली और पड़ेगी, तो अब तो नून लीग तो वाइप आउट हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब ने ये बात का इजहार कभी नहीं किया, मगर दिल के अंदर तो उनकी ये बात है ना कि होया कि साढ़े नाल होया कि साढ़ा हाथ तो नहीं हो गया। ये उन्होंने कभी कहा नहीं, ये मेरी असेसमेंट है कि क्योंकि वो बात बहुत कम करते हैं, अपने इमोशंस भी नहीं दिखाते। मगर अब क्योंकि ये यहाँ तक आ गए, तो फिर ये मेरा ख्याल है ये सोचा कि अब और कोई चारा नहीं है, इसी को चलाया जाए, इसलिए वो चुप है। मगर दिल के अंदर तो है ना। इसी तरीके के साथ राना सनाउल्लाह या दूसरे साहब जो है जावेद लतीफ़ साहब, कुछ और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो बोल नहीं रहे हैं। साद रफ़ीक साहब भी है, उनका भी इसी किस्म का ख्याल है, मगर वो बोलते नहीं है। वो क्या कहते ये नवाज शरीफ साहब के दिल की बातें कर रहे हैं, उनके इशारे पर कर रहे हैं ऐसा? नहीं। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊँ, ये भी सियासत जो लोग बाहर बैठे हैं उनको पता नहीं ये होता कैसे है। नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह को बुला के ये नहीं कहा कि ये कहो, फिर अब्बासी अपने जावेद साहब को बुला के ये नहीं कहा कि कहो, मगर जब वो ये बात करते हैं तो उनको ये बोल के ये बुला के ये नहीं कहा कि मत कहो। समझ गए आप समझ अगर ये कहा होता ना कि मत करो तो वो नहीं करते, नहीं करते। मगर उनको बुला के ये नहीं कहा कि करो, ठीक है, क्योंकि अगर उनको बुला के कहेंगे करो तो सारा का सारा जो प्रेशर है वो नवाज शरीफ साहब के पास आ जाएगा। मगर वो कहते नहीं है कि मत करो, तो इसलिए फिर ये लोग जो हैं ये फिर करते हैं, क्योंकि ये भी जैसे मरवत है और चीफ मिनिस्टर साहब हैं ये KP के, वो इमरान खान की सोच को समझते हैं
ये लोग हैं, ये नवाज शरीफ साहब की सोच को समझते हैं। तो कहने की ज़रूरत नहीं होती, जो लोग करीब होते हैं वो समझते हैं कि मेरा लीडर सोच क्या रहा है और क्या क्या चाहता है, क्या बात हो। तो इसका असर क्या होगा हमें ये अच्छा, भी तो अब ये है कि ये जो अता ने जो बात की है, बताता रहे। मैं समझता हूँ इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई ऐसी बात है कि तकलीफ़ हो रही है तो इसको पब्लिक में लाने की क्या ज़रूरत है। पैगाम भेजे ना। शहबाज शरीफ साहब आते जाते हैं, नवाज शरीफ साहब को मिलते हैं ना जी, कहे ना भाई को कि राणा ने चुप कराओ, जावेद ने चुप कराओ, नहीं कहते ना। नहीं कहते। और नवाज शरीफ साहब उनको नहीं कहते चुप करो। तो ये उनको फिर क्यों टारगेट कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, क्यों ये अपनी डर्टी लिनन जो है इसको वॉश कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि जी ये इनको बाहर बैठ के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब के पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, वो इन बातों को वैल्यू ना देते हो, उन्हें पता हो कि जहाँ लाइन सेट होनी चाहिए वहाँ लाइन सेट है, और फिर वो जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो भी कह रहे हैं अपनी पार्टी के बंदे हैं, कभी भी चुप करवाए जा सकते हैं। हाँ, तो नहीं ना कराया जा रहा। ये कोई तरीका नहीं है उनको चुप कराने का। हाँ, लेकिन वो मैसेज जो भी कन्वे करे उससे शहबाज शरीफ साहब की हेल्थ पे, सेहत पे क्या असर? अगर हेल्थ पे असर होता तो कहते कहलवाते क्यों अपने तारर से। हाँ, कि मीडिया में बयानबाजी ना करें। लेकिन इरफान सिद्दीकी मतलब साहब, ये बात बिहाइंड द सीन्स करने वाली है ना आपकी। हाँ, पार्टी के अंदर क्या इमरान खान ने मरवत के खिलाफ कभी कुछ कहा है कि ये बातें ना करो? जज्बाती है, ये कह दिया मीडिया कंजम्पशन के लिए कि जज्बाती है, बोल जाता है कुछ भी। हाँ, ऐसे कह दिया। हाँ। इन्होंने तो प्रेस पूरा एक खड़े होके कहा कि इनको ऐसे नहीं करना। इसकी क्या प्रेस जरूरत कॉन्फ्रेंस में जी, थी? इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो बड़े मियाँ साहब से बात करते तो फिर इस बात को रोकते, अगर रोक सकते थे। अच्छा, ईद के दौरान ही जब आप भी ईद की छुट्टियों पे थे, ऐसी खबरें आई जैसे नवाज शरीफ साहब इज कमिंग बैक, इज बाउंसिंग बैक। वो यूं कि इरफान सिद्दीकी साहब ने भी एक शो में कह दिया कि वो पार्टी सदारत इसलिए संभाल सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास पार्टी अफेयर्स को देखने का टाइम नहीं है। नवाज शरीफ साहब का पार्टी सदारत संभालने का मतलब क्या होगा? नजरिए की तब्दीली, पार्टी लाइन की तब्दीली, नैरेटिव की तब्दीली, क्या मतलब? अब आप सही 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 लाइन पे आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने इनको नहीं कहा कि आप मत कहें। हाँ। इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बात की है वो मतलब है कि खुद बैटिंग नहीं की, वो भी मियाँ साहब की सोच समझते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मियाँ साहब ने उसको बुला के कहा हो, बिल्कुल नहीं कि तुसी कहो ना। मियाँ साहब नहीं करते ऐसे। मियाँ साहब की जो साइलेंस है ना, जो चुप रहते हैं ना, जब उनसे लोग सवाल पूछते हैं, जो उनके करीब है वो समझ आते हैं इनकी सोच क्या है, मगर वो खुद नहीं कहेंगे। तो इरफान सिद्दीकी साहब समझ गए हैं कि पार्टी के अंदर अब एक डिवीज़न है। सबको पता था ये डिवीज़न है कि मियाँ साहब एक लाइन लेना चाहते थे जो कि थोड़ी सी समझे आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, और शहबाज शरीफ साहब 100% प्रो एस्टैब्लिशमेंट। ये तो है ना पार्टी के अंदर, बिल्कुल सबको पता है, वो तो खुद भी बरमला कहते हैं। तो अब बात ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो पार्टी जो है वो तो मियाँ साहब की पार्टी है ना, ये शहबाज साहब की तो पार्टी नहीं है। जी, पार्टी कायद वही है। और ये उस वक्त बनाया गया था इनको प्रेसिडेंट जब मियाँ साहब डिस्क्वालीफाइड थे। जी, अब वो खत्म हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, तो नेचुरल है कि इट शुड गो बैक टू मियाँ साहब। देन इट विल गो बैक टू हिम। नो, पार्टी डिसीजंस, पार्टी पॉलिसी, ओवरऑल सब इम्पैक्ट होगा। फिर क्या होगा? तो देखिए ना, कुछ भी नहीं होगा। होगा ये कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, मियाँ साहब ने ये कहा नहीं है, ये अब मेरा तज्जिया है। अच्छा, कि मैं भी तो देखता रहता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो अब मेरा तज्जिया क्या है? हाँ। मेरा तज्जिया ये है कि नून लीग के अंदर एक शक है कि साड़ी गवर्नमेंट ज़्यादा देर नहीं चलनी। अच्छा, ये इसकी जो भी है कोई डील नहीं। अच्छा, नहीं, जिस किस्म के मुल्क के हालात है ना, किसी स्टेज पे कुछ भी हो सकता है। अभी कोई स्टेबिलिटी नहीं आई, ये सिर्फ दिखावा है। जब आएगी तो समझ आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जी, आपने तो खुद सुना हर जगह पे ये स्पेकुलेशन हो रही है कि साल के बाद छुट्टी हो जानी, नवंबर में छुट्टी हो जानी, फिर कोई और नया रहे, फिर अगले साल जबकि एक और इशू आएगा तो उस वक्त फिर और कुछ हो जाएगा। ये बातें चलती रहती हैं, ठीक है। हाँ। और जिस किस्म के इकदाम करने हैं उसके साथ और ना आवाम भी बड़ी नाराज़ होगी, बातें चलती रहती हैं। तो एक ये भी सोच है कि शायद हमें पूरे 5 साल चांस नहीं मिलने। तो फिर क्या होगा?
ये पार्टी तो ख़त्म हो जाएगी जिस किस्म के इकदाम ये करने जा रही है। जो रह गया है इसका, वो जो जितनी भी सीट्स मिली हैं इन्हें, वो भी अगली दफ़ा इलेक्शन में नहीं मिलेंगी, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ज़रूरी है, दो चीज़ों का ज़रूरी है, ये गौर से सुन लीजिए। एक फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों को अलग अलग रखना। फेडरल गवर्नमेंट की तो बदनामी होनी है, मगर पंजाब गवर्नमेंट की बदनामी नहीं होने देनी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में मरियम है ना, जाहिर है नून लीग, हाँ, नवाज शरीफ साहब की तो सारी शहबाज तवज्जो साहब इधर का है। ये आखिरी स्टिंट है एज प्राइम पावर ब्रोकर। इसके बाद शहबाज साहब फारग है। जब ये फारग होंगे ना, तो जब भी होंगे, ही कुड लास्ट फॉर 2 years 3 years व्हाटएवर, बट दिस इज हिज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एज प्राइम मिनिस्टर एंड दैट्स इट। आगे अगर किसी की बैटिंग की बारी आनी है, अगर आनी है, तो मरियम की आनी है। ओके, हाँ, मियाँ साहब ऑलरेडी आउट हो चुके हैं इन वन वे और अनदर, क्योंकि अब नून लीग का जीतना सारे पाकिस्तान में इन हालात के अंदर मुश्किल है। अगर भी इलेक्शन होती है तो फिर मरियम को बचाना है। तो पंजाब गढ़ है, पंजाब को बचाना है, मरियम को बचाना है। इस्लामाबाद जो होता रहे। तो मियाँ साहब ने अब वो प्रपोजिशन लेनी है जिसके साथ वो पंजाब की हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करना है और फेडरल गवर्नमेंट को कमज़ोर नहीं होने देना। जो भाई बैठा है ना वहाँ, और वहाँ उसकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, मगर दोनों को अलग रखना है कि ये ना हो कि अगर फेडरल गवर्नमेंट मारी जाए तो पंजाब भी मारा जाए। नो। तो आप देख रहे हैं कि वो मरियम के साथ साथ एक सुपरवाइजरी रोल भी अदा कर रहे हैं, बिल्कुल, हर उसको सिखा भी रहे हैं साथ साथ बैक पे उनकी और आप देख रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान बहुत कम इंटरेक्शन है। ये ऐसे है कि ये अलग चल रहे हैं और ये कोई कंट्रोवर्शियल काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट नान सस्ता कर दो, अस्पताल ठीक कर दो, बच्चों को दे दो, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी तरफ तो से ये अच्छे काम की तरफ लगे हुए जी। हैं। वो IMF के बुरे काम की तरफ लगे हुए हैं। हाँ, ऐसा ही है ना। हाँ, तो गाली तो उनको पड़ेगी। हाँ। तो मियाँ साहब जो हैं वो अब इशारा उनका ये है कि मैं डिस्टेबलाइज उनको नहीं करूँगा, ज़ाहिर है मेरी आई एम द लीड, मगर पार्टी में अपने कंट्रोल में वापस लूँगा। ओके, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं बाहर था, जलावतन था, यहाँ लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने बना लिया सारा कुछ, मगर आई नीड टू ब्रिंग पार्टी बैक। ओके, क्योंकि आफ्टर ऑल वोट अगर किसी को कभी पड़ा है तो नवाज शरीफ को पड़ा है। ये जो जॉनीज हैं जो वहाँ बैठे हैं इनको तो नहीं वोट पड़ा। अरे नहीं, नो, नवाज शरीफ को जो वोट पड़ा वो भी चैलेंज हो गया ना ट्राइब्यूनल में। अच्छा, वो भी मैंने आपसे कहा था। हाँ, क्योंकि ये बात वन साइडेड नहीं होती जी, ताली दोनों हाथों से बजती है। अच्छा, इट टेक्स तो अगर मियाँ साहब जो हैं वो ज़रा हाँ, अपनी ये देख रहे हैं, तो जो उधर बैठे हुए हैं वो भी तो देख रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, हाँ, तो उन्होंने भी फिर स्क्रू टाइट किए। उन्होंने भी तो फिर कुछ करना है ना। ऐ तो नहीं कि खुली छुट्टी तुसी कर लो हाँ। और अपने आप को बचा लो और साढ़े से पा दो। हाँ, तो फिर थोड़ा सा, तो मैं ये समझता हूँ दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स अच्छा, एंड सो देयरफॉर यू विल सी अ लॉट ऑफ दिस गोइंग ऑन। एंड मेरा नहीं ख्याल जावेद लतीफ़ चुप करेंगे, मेरा नहीं ख्याल राना सनाउल्लाह चुप करेंगे, बट अलबत्ता ये मेरा ख्याल है कि इन दोनों में से एक या दोनों को कोई पोजीशन मिल जाएगी। उसके बाद चुप कर जाएंगे। तो जाहिर है फिर तो चुप ही करना पड़ता है ना यार। आशा सारे टोटके बता दिया आपने, सारी रेसिपी बता के, फिर मतलब है कि दम भी दे दिया आपने। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा। जावेद साहब एक ज़माने में फेडरल कैबिनेट में थे, जी जी, लेकिन कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। मगर मुंह तो बंद हो गया, मुंह बंद, हाँ, जितनी देर रहे थे वहाँ, थोड़ा सा, थोड़ी देर, फिर वो छोड़ ही दिया। थोड़ा मैं अतिकी करना बेहतर है बाहर जाके मैं शोर पाऊँ। जी जी, अब राणा साहब ने भी बड़ी दिलचस्प बातें कही हैं। वो कहते हैं कि किसी ने पूछा उनसे कि जी आप क्यों तनकीद कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा मेरी हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, यही कहा ना। उन्होंने कहा जी कैसे आपकी गवर्नमेंट नहीं है, कमाल कर रहे हो, वो हमें मेजॉरिटी मिलती तो हमारी गवर्नमेंट होती तो ना, हमारी जिम्मेदारी होती भाई। तो हाँ। ये हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, तो मैं क्या आप कह रहे हैं तनकीद क्यों ना करूँ मैं, हमें वोट ही नहीं पड़ा, हमें मेजॉरिटी नहीं मिली। हाँ। तो उन्होंने तो जो ना किनारा मार दिया। ठीक है, मगर पैगाम तो चला गया ना हर जगह पे जहाँ जाना था। हाँ। तो अब देखते हैं कि राणा साहब को अकोमोडेशन होती है कहीं कि नहीं होती, और देखते हैं कि मियाँ साहब जो है इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाते हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं फिर ये कहूँगा कि इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहिए था फेडरल गवर्नमेंट को। अता ने ये बात, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि आप कहें मेक ए स्टेटमेंट, ये नहीं करनी चाहिए थी। ये शहबाज साहब को आके नवाज साहब से बात करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था इन्होंने चुप कराओ,
की हो गया। आपने क्रैक्स को हाईलाइट कर दिया आपने जब इसको बात को मीडिया में, बिल्कुल लोग तो कह रहे थे, हाँ, मगर आपने पार्टी क्यों इसको डिसिप्लिन में लाए। क्यों हाँ। आप या तो उनको शो कॉज नोटिस दें, जी। ये क्या बात होगी पब्लिक में खड़े होके उनको कहना कि ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन हमने देखा कि मोहम्मद जुबैर साहब हो या शायद खाकान अब्बासी साहब हो, पार्टी पॉलिसी से हट के बहुत सी बातें, तक हमने ऐसा कोई मामला नहीं देखा कि पार्टी ने उनके हवाले से कोई एक्शन लेने का फैसला किया। और बहरहाल पार्टी के अंदर चल के आ रहा है। सेठी साहब से आपने जाना कुछ और भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई इस अरसे में, लेकिन उसकी वजह क्या बनी, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सेठ साहब, हालात कुछ ऐसे अनप्रिडिक्टेबल हैं, जैसे आपने कहा हुकूमत के जाने का कोई पता नहीं है, इसी तरह की बातें, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा चलती है और अनसर्टन है एवरीथिंग। ऐसे में अगर कोई खबर मामूल की हो या ना हो, वो हेडलाइंस बना देती है और स्पेकुलेट करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं, उस खबर को बहुत उछालते हैं। एक ऐसी खबर आई इस अरसे में आई जिसको बहुत उछाला गया, वो है साबिका कोर कमांडर मंगला, उनका इस्तीफ़ा। उसको लेकर जो जो कुछ कहा गया है ब्लॉग्स में, मैं चाहूँगी कि आप बताएं, डाइसेक्ट करें कि इस्तीफ़े की वजह क्या बनी। हाँ, मैंने देखा है कि हर किस्म की कंस्पिरेसी थेरीज और फेक न्यूज़ और स्पेकुलेशन। देखिए, दो बातें। पहली बात तो यह है कि फ़ौज के अंदर जो फैसले होते हैं और जो डिस्कशंस होती हैं वो कभी भी पब्लिक में नहीं आती और वहाँ लीकिंग भी नहीं होती। किसी को नहीं पता होता कोर कमांडर मीटिंग के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक प्रेस रिलीज आती है और ज़्यादातर स्पेकुलेशन भी नहीं होती, बिकॉज जेन्यूनली ये क्लोज्ड शॉप है, ये दुकान बंद है, दुकान के अंदर जो होता है वो बाहर नहीं आता। इट्स पार्ट ऑफ द आर्मीज डिसिप्लिन, ताकि कंट्रोवर्सीज ना क्रिएट हो, डिबेट्स जो होती हैं वहाँ हो जाए, उसके बाद ख़त्म। दूसरी बात ये कि वहाँ जो डिसएग्रीमेंट्स भी होती हैं आपस में कि नहीं ऐसे नहीं है, शायद ये ऐसे है, वो डिसएग्रीमेंट के बाद जो एक फाइनल फैसला होता है उसके बाद फिर सारे यस सर करके फॉलो दैट। अपनी जो राय भी होती है वो उसको फारग हो जाती है, जो भी एक कंसेंसस डिसीजन होती है कि दिस इज़ आवर डिसीजन, ये पॉलिसी है, जो भी डिसएग्रीमेंट थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद एवरीबडी फॉलोज़। अच्छा, जब ये डिसिप्लिन टूट जाता है फॉर वन पॉलिटिकल रीज़न और अनदर पॉलिटिकल रीज़न, किसी की एम्बिशन, किसी की कनेक्शन, किसी की ख्वाहिश, किसी की लूज टॉक या किसी की कुछ और इस किस्म की कोई चीज़, तो उस वक़्त की जो क़यादत होती है फ़ौज की, वो इमीडिएटली एक्शन लेती है, स्पेशली द चीफ। द चीफ इज़ द सिंगल मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री एंड हिज वर्ड इज़ लॉ। और वो उस वक्त लॉ बनता है जब एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हुआ है, ये इसमें कोई ख़ास एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई चीज़ नहीं है, इसको बनाया जा रहा है बिकॉज स्पेशली पीटीआई के इंटरेस्ट में है कि इसको एक कलर देना, एक सियासी रंग देना। वो रंग जो दे रहे हैं वो सबको पता है क्या रंग दे रहे हैं वो, मगर इसकी बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बताऊँ। अच्छा, हर आर्मी चीफ प्रमोशंस के ऊपर कड़ी नज़र होती है और वो उसके अप्रूवल के बगैर में 2 to 3 स्टार जनरल्स की प्रमोशन, ब्रिगेडियर तक की प्रमोशन जो है वो बोर्ड में होती हैं एंड आर्मी चीफ हैज़ अ मेजर से, पहली बात। और वो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ गोइंग अप द लैडर। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता कितने कर्नल्स, मेजर्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स वो एक स्टेज से आके प्रमोशन नहीं होती और रिटायर हो जाते हैं जी, ऐसे होता है, या छोड़ देते हैं फौज, वो देखते हैं हमारा करियर प्रॉस्पेक्ट नहीं है। ये भी होता है फौज के अंदर। और फौज के अंदर एक और चीज़ भी होती है, पीपल आर डिसमिस्ड ऑल्सो, पीपल आर कोर्ट मार्शल्ड ऑल्सो, मगर वो जो सारी खबरें होती हैं उसको लिड उसके ऊपर होती है कि ये इंटरनल मैटर है, हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। ठीक, बड़े लोग जो है वो अर्ली रिटायरमेंट उनको कहा जाता है ले लें, किसी को शंट कर दिया जाता है, किसी के ऊपर हल्की सी कोर्ट मार्शल करके छुट्टी करा दी जाती है और किसी को कहा जाता है आप रिज़ाइन करें, ठीक है, या उनको खुद लाइन लगा दिया जाता है। दीज थिंग्स हैपन ऑल द टाइम, बट ये इशू नहीं बनता बिकॉज द आर्मी इज़ अ क्लोज्ड शॉप। और उसकी वजह ये है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वजह उसकी यही है डिसिप्लिन, एन आयरन क्लैड डिसिप्लिन, कि हमें अंदर कंट्रोवर्सीज नहीं क्रिएट करनी, एंड दीज आर द रिटन रूल्स। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा ताकि कुछ लोगों को याद ही शायद ना हो जो मैं बातें करूँगा, बस मैंने तो पिछले 50 साल की हिस्ट्री जो है खुद विटनेस की है और हिस्सा भी लिया है उसके अंदर, तो मुझे तो पता क्या हुआ। मैं एग्जांपल देता हूँ, आसिफ नवाज साहब से ले लेते हैं। जब से जमहूरियत आई, 88 के बाद जमहूरियत आई है ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ गई हैं पहली दफ़ा, वो मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ, वो हुआ, तो जनरल आसिफ नवाज ने
जनरल हमीद गुल बनना चाह रहे थे उस वक्त आर्मी चीफ, और प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने जनरल आसिफ को बना दिया। ठीक है। हमीद गुल बड़े नाराज़ हो गए। हमीद गुल ने एक साजिश की थी बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़। वो आपको याद नहीं है, बस तारीख़ में लिखा हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की पहली गवर्नमेंट जो है वो जनरल हमीद गुल ने, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला और एक दो और भी थे हमारे दोस्त, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, उसको ओवरथ्रो किया था। अब हमीद गुल साहब जनरल आसिफ नवाज के, ज़ाहिर है ही वॉज अपोज्ड टू हिम, ही वॉज अ लेफ्टिनेंट जनरल, ISI के हेड रहे थे। आसिफ नवाज ने उठा के वो फेंका, उनको उठा के फेंक दिया मुल्तान। हमीद गुल को बड़ी गुस्सा चढ़ा कि ये मेरे साथ, कि मैं तो आई एम द लिबरेटर ऑफ इस्लाम, मैं तो अफ़गानिस्तान, मैंने रूस को डिफीट की है, हेड ऑफ ISI, ये वो हमारा ड्रामा। आसिफ नवाज ने कहा चलो, ये साहब चले गए, शट अप नहीं किया। जब शट अप नहीं किया तो आसिफ ने कहा नाउ गेट आउट। तो then हमीद ने कहा ठीक है, फिर मैं रिज़ाइन करता हूँ। ही लेफ्ट। डिफरेंसेस, ठीक, मूव ऑन, आगे चलते हैं। ये डिफरेंसेस जो हैं ये इरप्ट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक। और एग्जांपल्स दूँ आपको? हाँ, टाइम जस्ट फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। अच्छा, ये इस किस्म के डिफरेंसेस होते हैं। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 3 लोग थे जो जनरल मुशर्रफ को पावर में लेके आए। कराची कोर कमांडर जनरल उस्मानी, अच्छा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज़, एंड DG ISI जनरल महमूद, जो उस वक्त कोर कमांडर थे जी, पिंडी के। जब इनके डिफरेंसेस हो गए जनरल मुशर्रफ के साथ, तो जनरल मुशर्रफ सैक्ड देम ऑल। उस्मानी वेंट, अजीज वेंट, एंड महमूद वेंट, ओके, ऑल वेंट। ओके, तो दे वर द वंस हु ब्रॉट हिम टू पावर, बट जब डिफरेंसेस हुए दे ऑल वेंट। ओके, तो ये दिस हैपेंस, पार्ट ऑफ द गेम। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। ओके, अगर अभी कोई डिफरेंसेस हुए हैं हाँ, तो वन गाय इज गॉन, कल को एक और भी जा सकता है। ठीक है, तो बतंगड़ नहीं बनाया जा सकता। इसमें इट्स नो बिग डील, नो बिग, दिस इज पार्ट ऑफ द आर्मीज शैल वी से SOPs। और ये ज़रूरी होता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड द कंसेंसस विद इन द ऑफिसर्स। तो ऐसी बातों पे कोई रद्द-ए-अमल देना चाहिए जब आप सियासी लिबादा कोई पार्टी उसको रंग देने की कोशिश करे, तो कोई बिल्कुल इसको इग्नोर करना चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। अब मैंने कहा ना, आज एक गया कल एक और भी। हाँ, माजी में भी आपने मिसालें दे दी, तो इससे बात समझने के लिए इशारा ज़्यादा तबसरे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरतरफियाँ मामूल की बात है, इख्तलाफात अगर हो जाएं तो उनको इस तरीके से सेटल किया जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील जिस तरह से बनाई गई। बहरहाल आपने जाना, कुछ मज़ीद जानना चाहें, सवाल भेजना चाहें, इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।